नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आज ये हमारा 150वां यानी सीज़न 3 का अंतिम पार्ट है। आज लखनऊ में जितने दिन मैं रहा उसका अंतिम एपिसोड है, जब तक मैं एसएसपी लखनऊ रहा। एसएसपी लखनऊ की पोस्टिंग के दरमियान मैंने सभी ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जो अज्ञात दर्ज की गई थी, जिनमें कोई व्यक्ति नामजद या बहिश्तबा यानी शक के बिना पे किसी को लिखाया नहीं गया था, और अज्ञात हत्या को या अज्ञात दूसरी किसी घटना को खोलने में पुलिस को किन किन तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ा और कैसे कैसे वो असली अपराधी तक पहुंच पाए। ज़्यादातर केसेस में जो मैंने आपको बताए हैं उनमें ट्रायल या तो ख़त्म हो गया है या वो अंतिम स्टेज में है, और ज़्यादातर में कन्विक्शन हुआ है। और ये भी मैंने बताया कि इसका मतलब ये नहीं कि जितनी भी अज्ञात हत्याएं या अज्ञात घटनाएं इस तरह की हुई थी सब उस समय में सबको अनावरित कर दिया गया था या उनको खोल दिया गया था। ऐसा नहीं है, बहुत ढेर सारे ऐसे भी इंसिडेंट हैं जो अभी तक अनावरित नहीं हुए हैं। मैंने ये भी आपसे अनुरोध किया था कि कल मेरा इस संबंध में अंतिम पार्ट था अज्ञात हत्याओं का या अज्ञात अपराधों का। आज मैं एक ऐसे सामाजिक कुरीति तो नहीं है, एक ऐसी सामाजिक घटना के बारे में जिक्र करना चाहूँगा जिसका मैं अपने पहली पोस्टिंग से बराबर जिसको मैं परसू करता रहा हूँ, आत्महत्याओं के बारे में। आत्महत्याओं के बारे में मैं आपको बताऊं कि मैं सबसे पहले जब इंडिपेंडेंट पुलिस अधीक्षक के रूप में रायबरेली पोस्ट हुआ था तो वहाँ पर मैंने आत्महत्याओं के बारे में एक प्रोफार्मा बनवा के और वो उस प्रोफार्मा में चीज़ें जो रखी थी उसको अगली पोस्टिंग में और सुधार करके उसमें तमाम सूचनाएं आत्महत्या करने वाले के बारे में और उससे संबंधित बातों के बारे में मैंने इकट्ठा की थी। उसको फिर अगले उसमें कंटिन्यू किया, और लखनऊ में चूँकि ये संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई जो कष्ट का कारण बनी। ये संख्या 297 थी एक साल में, यानी मेरी तैनाती के दरमियान कुल 297 लोगों ने आत्महत्या की थी। इनको कैसे डॉक्यूमेंट किया गया, प्रोफार्मा में क्या था जो मैंने थानों पर भेजा था और क्या क्या सूचनाएं उसमें भर के आई थीं, और उन सूचनाओं को संकलित करके मैंने जिला सांख्यिकी अधिकारी से अनुरोध किया था। जिला सांख्यिकी अधिकारी, प्रत्येक ज़िले में एक अधिकारी पोस्ट किए जाते हैं जो जितने गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं, जितना गवर्नमेंट से संबंधित डाटा होता है साल भर का, उनको इकट्ठा करके उनका प्रोजेक्शन बनाते हैं कि कितने परसेंट इसमें हम फेल्योर हैं, कितने परसेंट हम सक्सेसफुल हैं। इस तरह से वो एक दृष्टि में आदमी देख के पता लग जाता है कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। उनको मैंने बुला के अनुरोध किया, उन्होंने कहा सब डाटा बहुत बड़ा है, इसमें थोड़ा समय लगेगा और डिफरेंट वैरायटी की इसमें इंफॉर्मेशंस आपने इकट्ठा की हैं। मैंने उनको दिया था और उन्होंने काफ़ी मेहनत करके इसका डाटा बनाया था। इसके लिए मैंने अभी एक वीडियो रिकॉर्ड किया है 2-3 मिनट का कि एक्चुअल डाटा क्या था, किस तरह का प्रोफार्मा था, क्या क्या सूचनाएं मैंने मांगी थी और जिला सांख्यिकी अधिकारी ने किस तरह का उसका प्रोजेक्शन किया था। इसके बाद आप वो वीडियो देख लें। वीडियो देखने के बाद मैं बिंदुवार एक एक का डिस्कशन करूंगा और ये भी बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है कि आत्महत्याओं के बारे में हम भी चिंतन करें और आप भी चिंतन करें। ये वीडियो आप देख लें। मैंने एसएसपी लखनऊ के पद पे एक प्रोफार्मा बनवाया था जिसमें आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी दी जाए, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, न ही इस संबंध में बहुत ज़्यादा मुकदमे कायम होते हैं, जिनमें नाम, उम्र, पिता का नाम, विवाहित अविवाहित, घटनास्थल का प्रकार, कमरे में, बाहर, तालाब, नहर, रेलवे लाइन, मृतक के पारिवारिक सदस्यों का नाम, दादा दादी, चाचा चाची, मतलब कौन रहता है, आत्महत्या किस प्रकार की गई, जैसे रस्सी से लटक के की गई या फिर ट्रेन के सामने कूद के की गई, नदी में कूद के की गई, और जो बरामद की गई है वस्तु वो रस्सी है, साड़ी है, दुपट्टा है, सल्फास की शीशी है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, अन्य कोई चीज़। तो ये सब इस तरह से ये फॉर्म सब इकट्ठा किए गए। ये मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि उनके फ़ोटोग्राफ जहाँ जहाँ उपलब्ध हो सके
वो फ़ोटोग्राफ भी सब इकट्ठा किए गए थे। और इस तरह से कुल लगभग 300, साल भर में लगभग 300 आत्महत्याएं हुई। उन आत्महत्याओं के बारे में ये सारी जानकारी इकट्ठा की गई थी। इकट्ठा करने के बाद इस पूरी जानकारी को जिला सांख्यिकी अधिकारी जो लखनऊ के हैं उनको उपलब्ध करा दिया गया था कि वो हमें इसका एनालिसिस करके कि कितने परसेंट इसमें युवा हैं, कितने परसेंट इसमें 50 से ऊपर के हैं, किस प्रकार से आत्महत्या की गई है। तो ये सब उन्होंने मुझे उपलब्ध कराया गया था। ऊपर देख रहे हैं आप, थाने का नाम होगा, उसके बारे में पूरी डिटेल होगी, ये सब होगी। इसके बाद जब मैंने इसको उपलब्ध करा दिया उनको, जिला सांख्यिकी अधिकारी को, तो उन्होंने इस संबंध में एक बहुत अच्छी रिसर्च रिपोर्ट इसी डाटा पर सबमिट की थी। जैसे आयु के आधार पर आत्महत्याएं हैं, जैसे किस धर्म के कितने लोग थे इस पूरे डाटा में, जैसे कि किन किन जातियों का जो विवरण है उसमें वो कैसे था, घटना का स्थान जैसे ये कमरे में थी, बाहर थी, रेलवे ट्रैक पे थी, तालाब में थी, नहर में थी, ये किस तरह से थी। फिर ऋतु में, किस ऋतु में कितनी आत्महत्याएं हुई हैं, ताकि हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि किस महीने में कितनी आत्महत्या हुई है। जैसे ये देखें, ये शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में कुल कितने, जैसे 43% सबसे अधिक गर्मी में आत्महत्याएं की गई उपलब्ध डाटा में। इसी प्रकार महीने के हिसाब से सबसे अधिक मार्च के महीने में 50% के आसपास आत्महत्याएं मार्च के महीने में की गई। इनका शैक्षणिक स्तर, बहुत ही ताजुब हुआ था इस पूरे डाटा को देख के। मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या इसका रेशियो है, कितना परसेंटेज है। इसी तरह से ये फांसी लगा के ट्रेन में जलने से, जहर खाने से, आप देखें कि फांसी लगा के आत्महत्या करने वालों की संख्या 87% है। इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है ये मेरी समझ में नहीं आया। शहरी और ग्रामीण देखें, जबकि शहरी में 64% लोगों ने, कुल जो टोटल था उसमें 64% शहरी क्षेत्र के लोग थे और 36% केवल देहात के लोग थे। ये इसका प्रमुख कारण, इसमें शारीरिक बीमारी, नपुंसकता, बांझपन, डिप्रेशन, पारिवारिक तनाव, प्रेम प्रसंग और नशे का कारण, इसका भी परसेंटेज इस उपलब्ध डाटा में था। सुसाइड नोट प्राप्त होने की स्थिति में बहुत ही आश्चर्यजनक इसके रिजल्ट थे कि इसमें केवल 5%, बल्कि केवल 1% सुसाइड नोट लोगों ने छोड़ा था। ये डिटेल भी मैं बताऊंगा। अभियोग किस में FIR हुई, किस में नहीं हुई, इस तरह की ये सूचनाएं इसमें दी गई थी। ये छोटी वीडियो अलग से आपको ये दिखाने के लिए कि किस डाटा पर हम आपसे आज इस सिलसिले में बात करेंगे। इतना मोटा ये प्रत्येक व्यक्ति की डिटेल्स हमारे सामने हैं। ये जो प्रोफार्मा इसका भरा गया था, एक एक व्यक्ति जो उस समय, उस पीरियड में जिसने आत्महत्या की थी, उसकी डिटेल्स हमने इकट्ठा की थी और उसी का ये शॉर्ट वीडियो बनाया है ताकि आपको देखते समय या सुनते समय इसको समझने में आसानी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देख लिया होगा कि किस तरह से कितना डाटा आत्महत्या के बारे में लखनऊ के इकट्ठा किया गया और फिर उसको एनालाइज किया गया। डाटा में जाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि आखिर ये आत्महत्याओं के बारे में क्यों इतना चिंता है, या आत्महत्याओं के बारे में आपको बताने के पीछे क्या कारण है। देखिए, आप ये देखते होंगे कि किसी एक व्यक्ति की हत्या हो गई या एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। एजिटेटेड लोग सड़क जाम करते हैं, शव को रखते हैं, और अगर पुलिस ने सड़क को खाली कराने का या जो भीड़ थाने पर इकट्ठा है उसको हटाने का प्रयास किया, थोड़ा सा बल प्रयोग हुआ तो गाड़ियाँ जलाई जाती हैं, थाने चौकी जलाए जाते हैं। एक व्यक्ति की हत्या पे या एक व्यक्ति की जान जाने पर, यहाँ कोई थाना ऐसा नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पिछले 5, 7, 7, 10 सालों में कोई न कोई आत्महत्या न हुई हो। नहीं गांव में हुई हो तो पास के गांव में हुई हो, जान वो भी गई है। लेकिन उसमें आपको डाटा मैं बताऊंगा कि उसमें लोग FIR कराने को तैयार नहीं है। वो भी जान गई है, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी की बेटी है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, लेकिन लोग रोने को तैयार नहीं है। आत्महत्या किया है, अरे भाई जान गई है उसकी। वो
एक्सीडेंट में गई हो, किसी के दुश्मनी में गई हो, या अपने से चली गई हो, जान गई है। लेकिन इतना भेदभाव समाज, दो जान जाने पर इतना भेदभाव, एक व्यक्ति अपनी खुशी से अगर आत्महत्या कर रहा है, एक व्यक्ति किसी पारिवारिक तनाव में आत्महत्या कर रहा है, एक व्यक्ति किसी दबाव में आत्महत्या कर रहा है, अपनी वो जीने के लिए आया था, लेकिन कोई तो कारण होगा जो बीच में ही वो अपनी इस यात्रा को बंद कर रहा है। उसकी कितनी लाइफ है आगे वो जीने के लिए। अगर वो अविवाहित है तो शादी होती, बच्चे होते, और हम कहते हैं मजदूर ही था वो, लेकिन मजदूरी करके क्या बहुत ढेर सारे परिवार खुश नहीं हैं? 10 साल से मजदूरी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और मजदूरी भी कर रहे हैं। तो इतना भेदभाव समाज ने इतनी दो आंखें कर रखी हैं कि एक के मरने पर इतना तांडव, और एक के मरने पर लोग कहते हैं चुप हो जाओ, चला गया, इतने दिन के लिए आया था, क्यों रोते हो। और अगर कहीं ये आत्महत्या युगल करते हैं, प्रेमी युगल, फिर तो रोने पे भी मनाही है। समाज रोने नहीं देता। किसके लिए रो रही है? अरे वो जो कुलच्छनी थी चली गई, उसके लिए क्या रोना है? इतना भेदभाव, ये हमारे आपके लिए चिंता का विषय जरूर है। पहले आत्महत्या में जो आईपीसी की सेक्शन थी वो अब रिपील कर दी गई है। अब वो सिर्फ और सिर्फ अबेटमेंट टू सुसाइड, अगर किसी पर आपको एफआईआर करानी है किसी आत्महत्या पर, तो उसमें आपको आपका जो कारण है वो ये है कि फ़लाँ के दबाव में इसने आत्महत्या की, इसलिए फ़लाँ इसके दोषी हैं। लेकिन कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जा रही है। कोई न कोई तो कारण होगा, पारिवारिक कारण होगा, सामाजिक कारण होगा। हम ये कहते हैं कि अगर कोई सामाजिक कारण है तो समाज के वो जिम्मेदार लोग जो इसको रोक सकते थे, या वो जिम्मेदार लोग जिनकी वजह से, जिनके तानों की वजह से उसने अपनी ज़िंदगी के सफ़र को वहीं ख़त्म किया है, उन पे भी तो कुछ होना चाहिए। कोई कानून नहीं है, इसका कोई आयोग नहीं है, कोई इसमें किसी ने कभी किसी लेजिस्लेशन के बारे में किसी ने सोचा नहीं कि अरे भाई, अगर एक परिवार में एक व्यक्ति ने आत्महत्या की है तो उसके कारणों की तो जांच हो। पुलिस तो कहती है साहब किसी ने एफआईआर की तहरीर नहीं दी, इसलिए हमने मुकदमा कायम नहीं किया। पुलिस अपने से क्यों मुकदमा कायम करने लगी? तो कोई इतने 400-500 आयोग इस देश में बने हुए हैं, जाति विशेष के, धर्म विशेष के, फलाने विशेष के, ढिकाने विशेष के, इनकी हत्या और इस पर तमाम आयोग बने हैं। अरे एक आत्महत्या पर भी आयोग बना देते। हम कहते हैं आयोग बिल्कुल मत बनाइए, डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी बना दीजिए। एक जो आपकी विधायिका से उसमें एक लेजिस्लेशन पास करा दीजिए कि किसी की बच्चे की जान चाहे वो खुद लेता है तो उसको उसके कारणों की विवेचना के लिए, उसके कारणों को जानने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कर दीजिए। आप वो भी नहीं कर सकते हैं, आप तहसील स्तर के किसी अधिकारी या सब डिवीज़न स्तर के किसी अधिकारी, साथ में एक पुलिस अधिकारी, एक रेवेन्यू का अधिकारी, एक कमेटी बना दीजिए कि प्रत्येक आत्महत्या की वो जांच कर ले। क्या कारण हो सकते हैं? हो सकता है कोई ऐसे कारण हो जिसका निवारण सरकार कर सकती हो, जिसका निवारण समाज कर सकता हो, तो उसको इकट्ठा किया जाए और उसको उस दशा में सोचा जाए ताकि आगे से कोई आत्महत्या न करे। आपने देखा होगा कि ये बहुत डिटेल में मैंने इसको इसलिए बनाया था कि लोगों की समझ में आए कि आत्महत्या कभी भी बेटर अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। आत्महत्या की क्यों सोचते हैं? आप इस दुनिया में दुनिया देखने के लिए आए थे। आप क्यों बीच में आंख बंद कर रहे हैं? कोई भी प्रेशर या कोई भी दबाव ऐसा नहीं हो सकता जो आपको रास्ता छोड़ने पे, ज़िंदगी का रास्ता छोड़ने पर मजबूर करे। कोई नहीं हो सकता। ठीक से सोचिए, ठीक से विचारिए, और अगर आपको ये लगता है कि आप प्रेम प्रसंग में आप आत्महत्या कर रहे हैं तो कल को आप लैला मजनू की तरह पूजे जाएंगे, हीर रांझा की तरह आपके मज़ारों पे लोग फूल चढ़ाने आएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है, न कभी होगा। 4 दिन में लोग भूल जाते हैं। और अगर आप भूलना नहीं चाहते हैं तो ये समाज, ये सोसाइटी भुलवाने की कोशिश करेगा कि भूल जाइए उसको। वही माँ बाप जिन्होंने आपको इतना पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, वो रोने से कतराते हैं कि लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे। तो इसलिए कृपा करके आप इस डाटा को देखिए, जो डाटा मैंने इकट्ठा किया है, जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कैसे मैंने किया है मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं आपको बताऊँगा कि कुल कितनी आत्महत्या, कितनी गंभीर बात है, इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्याएँ जिस पे किसी की नज़र नहीं जाती।
बहुत हाई प्रोफाइल कोई आत्महत्या हुई, आप जानते हैं भी, जो मुंबई में हुई थी, तो उसका तो पूरे देश में डिस्कशन हुआ। लेकिन आपके गांव मोहल्ले में कोई फंदे से उतारा जाता है, 2 दिन के बाद लोग जानना भी नहीं चाहते और लोग भूलना चाहते हैं। अखबारों में और टीवी में इसको बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिलती है, तो इसलिए इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। हमारे यहाँ पुलिस में भी जो आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, एक पाक्षिक रिपोर्ट भेजी जाती है, एक मासिक रिपोर्ट भेजी जाती है, एक हाफ ईयरली भेजी जाती है, एक ईयरली भेजी जाती है। उसमें जो कॉलम्स होते हैं वो डकैती के, मर्डर के, लूट के, धोखाधड़ी के, ये जो आपके दहेज हत्या के, महिला उत्पीड़न के, SC ST उत्पीड़न के, ये डाटा या इनकी संख्या उसमें एंट्री की जाती है। कितनी विवेचनाएं हैं, कितनी पूरी हुई, कितनी अधूरी हुई, किस वजह से अधूरी हैं, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स ने इसको पूरा करने के लिए क्या क्या प्रयास किए, तमाम चीज़ें हैं जो नीचे से लेकर, यानी सब इंस्पेक्टर जो विवेचना करता है उसका जितना भी सुपरवाइजरी लेवल है, डिप्टी SP का है, एडिशनल SP का है, SSP का है, DIG का है, IG का है, ADG का है, सब इसी में। लेकिन आत्महत्या का कोई कॉलम नहीं है, कोई भी ऐसा कॉलम कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं है कि आत्महत्या की भी संख्या रिव्यू करने के लिए या सुपरवाइज़ करने के लिए जाती हो, और कोई ये पूछे कि भाई आपके थाने में ये 5 आत्महत्याएँ हुई हैं, आपने मौके पे जाके देखा क्यों हुई हैं, क्या कारण है? क्योंकि ये आंकड़ा ही नहीं है जो दर्शाया जाता है, जिस पे हम डिस्कशन करते हैं, इसलिए इसके बारे में कोई पूछताछ नहीं होती। इसीलिए ये समाज का वो ऐसा आदमी जो जीने के लिए आया था और आधा रास्ता भी नहीं पूरा किया, थोड़ा सा रास्ता चला, रास्ता अपना उसने छोड़ दिया, ऊपर वाले को प्यारा हो गया, और उसके बारे में उसके घर वाले, माँ तो ज़रूर सोचती होगी, ये कहना भी गलत है कि माँ बाप भी नहीं सोचते होंगे, माँ बाप ज़रूर सोचते होंगे, लेकिन बाकी किसी को इससे कोई लेना देना नहीं कि किससे क्यों किया, किसने किया, क्या हुआ था। तो मैं जून 2015 से मई 2016 तक SSP लखनऊ रहा था। इस पीरियड में कुल 297 आत्महत्याएँ हुई। ये वो 297 हैं जिनके बारे में एक प्रोफार्मा मैंने थानों पे बांटा था, और उसमें कतिपय सूचनाएं उसमें मांगी थी, और वो सूचनाएं, वो प्रोफार्मा यानी 297 प्रोफार्मा हमारे पास हैं इस समय, जिसको मैंने एनालाइज कराया था। अब इसमें एज वाइज 20 वर्ष से कम की उम्र में 35 महिलाएं या फीमेल और 28 मेल, यानी कुल 63 लोग 20 वर्ष से कम उम्र वाले थे जिन्होंने आत्महत्या की। ये कुल आत्महत्या करने वालों का 23% था। 21 से 40 की उम्र के बीच में 48 महिलाएं और 122 पुरुष, यानी कुल 170 लोगों ने आत्महत्या की। यानी कुल आत्महत्या करने वालों में ये 62% था। यानी जो एज ग्रुप है जो सबसे अधिक आत्महत्या कर रहा है या जिसने किया है इस आंकड़े में 297 के, वो 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच का है। 41 से 60 में कुल 9 फीमेल और 26 मेल, यानी 21 से 40 के बीच में महिलाओं की संख्या कम, 20 से कम यानी टीन एज में महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा, और फिर 41 से 60 में फिर महिलाओं की संख्या कम और पुरुषों की संख्या अधिक है। 61 से 80 के बीच में केवल 2% महिलाएं और 3% महिलाएं और 2% पुरुष हैं। ये टोटल आत्महत्या का 2% है। धर्म जो हमने प्रोफार्मा दिया था उसमें धर्म का भी एक कॉलम था कि किस धर्म का है। उसमें जो डाटा सांख्यिकी विभाग ने हमें निकाल के दिया, उसमें 90% हिंदू, 9% मुस्लिम, 1% सिख और कोई भी ईसाई या कोई भी जैन इस 297 में ऐसा नहीं था जिसने आत्महत्या की हो। ये भी विषय विचारणीय है, इस पर भी आप विचार करें। जाति 42% सामान्य श्रेणी के लोग, 32% पिछड़ी और 26% लोग अनुसूचित जाति जनजाति के लोग थे जिन्होंने आत्महत्या की। अब अगला जो कॉलम है कि कहाँ पर यह आत्महत्या की गई, बंद कमरे में, बाहर, रेलवे लाइन में, नहर, नदी, कुआं, इन सब में कहाँ की गई। तो आश्चर्यजनक रूप से 78% लोगों ने कमरे के भीतर, यानी भीतर से सिरकनी बंद करके कमरे के भीतर आत्महत्या की। 78%, 297 में से 78%, ऑलमोस्ट 80% लोगों ने।
8% लोगों ने बाहर की है, यानी कहीं बाग में पेड़ में शव लटका मिला है, कहीं दूसरी जगह शव लटका हुआ मिला है। 2% लोग रेलवे लाइन पर लेटकर या रेल के सामने कूद कर इन्होंने आत्महत्या की। 1% लोगों ने तालाब में और 3% लोगों ने नहर में और कुल 3% लोगों ने कुएं में, बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र में कुएं में कूद कर आत्महत्या करने का, खासकर महिलाओं के द्वारा ऐसा हुआ है, जो अगले आंकड़े में मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा। अब इसमें जो मैं पहले से नहीं जानता था, जो उन्होंने आंकड़ा मुझे दिया, उससे मैं भी चौंक गया कि इसका भी एक ट्रेंड है कि किस महीने में या किस सीज़न में, किस ऋतु में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं होती हैं। जैसे जाड़े में सबसे अधिक आत्महत्याएं 38% आत्महत्याएं फरवरी के महीने में होती हैं, नवंबर में 19%, दिसंबर में 9%, जनवरी में 29% और फरवरी में 38%। ये उस जाड़े के में हुई कुल आत्महत्याओं का परसेंटेज है। गर्मी में सबसे अधिक आत्महत्याएं मार्च में 52% हत्याएँ मार्च में हुई हैं, अप्रैल में 25%, मई में 17% और जून में 27%। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि फरवरी और मार्च ये 2 महीने हैं जिसमें सबसे अधिक आत्महत्याएं कम से कम लखनऊ के परिप्रेक्ष्य में हुई हैं। बरसात में सबसे अधिक आत्महत्याएं अगस्त के महीने में हुई 20%, जुलाई में 14%, सितंबर में 16% और अक्टूबर में 17%। एक कंबाइंड चार्ट भी उन्होंने, एक प्रोजेक्शन बनाया, जो एक सर्किल के प्रोजेक्शन होते हैं, उसमें ये बताया कि सबसे अधिक आत्महत्याएं गर्मी में, यानी 43% आत्महत्याएं गर्मी में हुई, जाड़े में 33% और बरसात में कुल 24% आत्महत्याएं की गई। टोटल अगर साल का मिला लें तो अकेले मार्च के महीने में 55% कुल आत्महत्याएं हुई हैं और सबसे कम 55 आत्महत्याएं हुई हैं, जो कुल का करीब 20% हैं। कुल आत्महत्याओं का 20% हैं जो मार्च में हुई हैं, और सबसे कम दिसंबर में कुल 9 आत्महत्याएं हुई, यानी कुल जितनी आत्महत्याएं 297 हैं उनका 3%। तो ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। आपके परिवार में, घर में कोई अगर मानसिक तनाव या डिप्रेशन से गुज़र रहा है तो उसके लिए मार्च का महीना सबसे अधिक खतरनाक है। देखिए साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, और जो साइकोलॉजी मेडिकल साइंस की है वो क्या कहती है, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं सिर्फ आपको सीधे सीधे क्रूड आंकड़े जो हमारे पास हैं, और उसको जैसे एनालाइज कराया मैंने जिला सांख्यिकी अधिकारी से, बाकायदे उनको एक चिट्ठी लिख के उन्हें ये सब डाटा दिया था, और उन्होंने उस डाटा को संकलित करके बढ़िया सा प्रोजेक्शन करके मुझे दिया, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। अब देखिए, इससे सबसे अधिक एक और चौंकाने वाली बात ये लगता था कि देहात में जो अशिक्षित लोग हैं शायद उनके अंदर ये टेंडेंसी ज़्यादा होगी, लेकिन जो डाटा उपलब्ध था उसमें 85% लोग शिक्षित थे आत्महत्या करने वालों में, और केवल 15.34% लोग ऐसे थे जो अशिक्षित थे, जो अनएजुकेटेड थे। कुल का जो शिक्षित लोगों में 20% ग्रेजुएट हैं और 41% जूनियर हाई स्कूल या 5 से 8 के बीच में जो पास हुए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं और बिल्कुल अनपढ़ भी नहीं है। ये भी चौंकाने वाला है। ये मान के चलते थे कि अशिक्षित लोगों में आपस में जरा सी कोई बात हुई, लटक गए, कुएं में कूद गए, तालाब में छलांग लगा दी, नहर में कूद गए, आत्महत्या कर ली, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्महत्या का प्रतिशत उन लोगों में सबसे ज़्यादा है जो शिक्षित है। ये भी चौंकाने वाला है। अब देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इससे जो बात निकल के आई थी वो ये आई थी कि जो फांसी, ये जो आत्महत्या का प्रकार है, यानी उन्होंने हैंगिंग की है, ट्रेन के सामने कूदे हैं, मिट्टी का तेल पूरे शरीर में लगा के आग लगाई है, या फिर सल्फास खा के आत्महत्या करने का भी चलन है जहर खाने से, और दूसरा और अन्य कारण नहीं, नहर, नदी, तालाब, कुएं में कूद के है। तो ये फांसी लगाने की जो प्रतिशत निकला वो 87% निकला। कुल आत्महत्या करने वालों में 87% लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। लखनऊ में ही ये फिगर देख के मैं बहुत आश्चर्यचकित भी हुआ, घबरा भी गया, और फिर मैंने
संपर्क किया मनोविज्ञान विभाग से लखनऊ विश्वविद्यालय के। रिटायर्ड प्रोफेसर हैं जिनके तमाम आर्टिकल भी निकले हैं, नाम मैं इस समय मिस कर रहा हूँ, पहले की बात है। तो उनसे मैंने जानकारी की। उन्होंने कहा ये भी हम लोगों ने भी इस पे तमाम स्टडी की है, ये समझ के बाहर है, क्योंकि सबसे कठिन फांसी लगाना है। आप उस आदमी की मनोदशा सोचिए जिसने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे आत्महत्या करनी है। वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर करेगा अपने माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, पत्नी से, बच्चों से। उसे कभी ये एहसास नहीं होने देगा कि हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम आत्महत्या करेंगे। फिर वो अकेले होने का इंतज़ार करेगा कि हम ऐसे समय में करें ताकि मुझे कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, बीच में कोई आ नहीं जाए, और हम अपने काम को जो भी 4-5 मिनट में अंजाम देना चाहते हैं उसको अंजाम दे दें। तीसरा ये है कि वो जिस कपड़े से, जिस रस्सी से, जिस दुपट्टे से, जिस चीज़ से आत्महत्या करने की उसने ठान ली है या सोच ली है, उसको भी चेक करता है। वो कभी न कभी उस हुक पे या उस पंखे पे उसको फंसा के, उस पे झूल के देख लेता है कि ऐसा ना हो हम कोशिश भी करें और फेल हो जाएं, मेरी हंसी होगी, लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, परिवार मेरा क्या कहेगा। उसको भी कभी अकेला हुआ 10-5 मिनट के लिए तो उसको भी उसने ट्राई किया, उसको टेस्ट किया। फिर वो ये सोचता है कि हम ऐसा क्या करें कि मेरी ज़मीन पैर पे ना टिकें, और जिस समय हम उस पर झूलना चाहते हैं उस पर झूल जाएं, और फिर तुरंत हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएं। और जब उसे मान लिया उसे 2 महीने कोई मौका नहीं मिला अकेला होने का, बड़ा परिवार है, कोई न कोई आ रहा है, जा रहा है, भाई हैं, बहन हैं या पत्नी है, बच्चे हैं, और 2 महीने से वो प्रयास कर रहा है, लेकिन पहली फुर्सत में जब उसको आधे घंटे अकेले होने की का मिला समय, उसने आत्महत्या कर ली। कितना टायरसम है, कितना दुखदाई है, कितना पीड़ादायक है, कितना कष्टदायक है। लेकिन यही कारण, यही सबसे अधिक आत्महत्या करने का प्रकार है। जो आसान प्रकार है, जो लोग बचे हैं, कभी 1-2 जो नहीं सुसाइड कर पाए, जिनसे मेरी बात हुई, मैंने सबको बता रखा था, जो भी मेरे संग तैनात रहे हैं उनको जानकारी होगी कि अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट में फेल हो गया है फंदा लगाने के बाद, तो और अगर बच गया है, वो किसी वजह से कोई आ गया या फिर जल्दी लटकने के तुरंत बाद कोई आ गया, उतार के हॉस्पिटल ले गया, 2-4 दिन में वो सर्वाइव कर गया, उससे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। उसके मनोविज्ञान को, उसकी साइकोलॉजी को समझने में समझने की कोशिश करूँगा कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया था। तो उसका कोई विशेष कारण नहीं है। उसने जिन 2 लोगों से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा साहब मुझे सबसे पहले सबसे आसान और अच्छा तरीका लगा कि मैं ट्रेन के सामने कूद जाऊं, लेकिन हाँ, कोशिश भी की, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि अगर मैं कूदा और पहियों के बीच में आ गया। तमाम मैंने वीडियो देखे कि एक बच्चा गया था और पूरी गाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई, वो सही बच गया। तो उसमें 100% श्योरिटी नहीं है कि हम सक्सेसफुल होंगे। दूसरा उसने बताया कि मेरे मन में आया कि वो ट्रेन में की पटरी पर हम लेट जाएं और गर्दन का हिस्सा भीतर की तरफ हो, बाकी धड़ का हिस्सा बाहर की तरफ, और फिर ट्रेन आएगी चली जाएगी। लेकिन उसमें भी कभी कभी बताया गया कि अगर ट्रेन के ड्राइवर ने दूर से देख लिया तो वो रोक भी देता है, अगर ट्रेन बहुत तेज़ न चल रही हो तो। अब कौन सी ट्रेन तेज़ी से आ रही है, कौन सी धीरे से आ रही है, इसका मुझे बहुत ज्ञान नहीं है। तीसरा उससे ये पूछा गया कि भाई नदी, नहर, कुआँ ये सब भी हैं, या सबसे जो आजकल प्रचलन में नया चला है सल्फास की गोलियां खाने का। तो उसने कहा साहब उसमें भी बताते हैं कि 50% लोग अगर जैसे ही सल्फास की गोली खाई, अगर सही डॉक्टर के यहाँ सही समय पे पहुँच गए तो उसे भी बचाया जा सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें कोई बचाए ना, और हमने जब डिसाइड कर लिया है तो मेरी जान चली जाए। ये भी एक बहुत ही गंभीर विषय है चिंतन का सबके लिए, जो भी मनोविज्ञान से संबंधित हैं या जो भी थोड़ा बहुत इस संबंध में पढ़ते लिखते हैं, वो भी इसका पता लगाएं कि आखिर जो सबसे पीड़ादायक है, जो सबसे समय लेने वाला है, जो सबसे, जिसको कहते हैं कि आप जानते हैं कि मैं जिस दिन करूँगा वो इन लोगों से बिछड़ जाऊँगा जिनके साथ रोज़ मैं खाना खा रहा हूँ, रोज़ बात कर रहा हूँ, वो कितना मेंटल ट्रॉमा में उस समय वो रहता होगा। और ये शो करने के लिए किसी को ज़रा सा भी अंदाज़ा ना हो कि मैं ये करने जा रहा हूँ। तो ऐसा तरीका क्यों, यानी 87% लोगों ने ये चुना कि हम फांसी से अपनी जान देंगे।
अब आई बात ग्रामीण और शहरी की। कुल 297 लोगों में 64% लोग शहरी क्षेत्र के थे और सिर्फ 36% लोग ग्रामीण क्षेत्र के थे। ये भी चौंकाने वाली बात है। पढ़ा लिखा आदमी क्यों, जो चीज़ों को, अच्छे को बुरे को समझता है, जिसके पास सारे साधन हैं, गूगल का साधन है, अखबार है, टीवी है, बहुत ढेर सारे सीरियल हैं, इतने ज्ञान के बाद भी वो क्यों ये एक्सट्रीम स्टेप आत्महत्या का उठाता है, ये भी समझ के परे है। कारण जो उस प्रोफार्मा में मैंने कारण भी मांगे थे कि आप घर परिवार वालों से, टोले पड़ोसी वालों से पूछिए, एक जो सबसे नज़दीक का संभावित कारण है वो ज़रूर लिखें। तो उसमें आया कि डिप्रेशन से 50% लोगों ने डिप्रेशन के कारण आत्महत्या की, पारिवारिक तनाव के कारण 20% लोगों ने आत्महत्या की, नशे का आदी होने के कारण 8.82% लोगों ने आत्महत्या की, इनफर्टिलिटी मेल या फीमेल की ये 8% और बीमारी के कारण 6%। ये जो 20% लोग हैं पारिवारिक तनाव के कारण, ये पारिवारिक कलह के कारण, पारिवारिक समस्याओं के कारण, ये जो 20% लोग हैं, ये तो कम से कम हमारे बस में है, समाज के बस में है, लोगों के बस में है कि इस पारिवारिक जो दिक्कतें हैं उनको समय रहते दूर कर लिया जाए ताकि एक जान को वो बचा सकें। वो दुनिया में जीने के लिए आया है, उसे जीने दें। अब देखिए, इसमें जो 297 लोग की जो लिस्ट और जो प्रोफार्मा, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इसमें सिर्फ 5% लोगों ने सुसाइड नोट छोड़ा है। सबसे पहले किसी आत्महत्या के बारे में पुलिस पहुंचते ही पहले सुसाइड नोट तलाशती है, पूरी कोशिश करती है कि सुसाइड नोट मिल जाए तो उससे सुसाइड करने का कारण पता लग जाए। और अगर सुसाइड नोट मिल जाता है तो कम से कम ये तय हो जाता है कि ये हत्या करके इसकी बॉडी को टांगा नहीं गया है, इसने सुसाइड किया है। और कभी कभी लोगों ने इसमें भी तमाशा किया, हत्या करके बॉडी को टांगा और एक फ़र्जी सुसाइड नोट बना दिया कि साहब ये आदमी या लड़की ये लिख के मरा है, और उसी झटके में वो आत्महत्या में मान लिया जाता है। लेकिन जब बात खुलती है तो फिर उसके हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को भेजा जाता है और कुछ केसेस में ये पता लगा कि ये फ़र्जी सुसाइड नोट बनाया गया था। ये दिमाग जो क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग हैं वो ऐसा करते हैं कि मर्डर को सुसाइड में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन 95% केसेस में, 95% आत्महत्या के केसेस में सुसाइड नोट नहीं मिले हैं या नहीं लिखे गए हैं। यानी वो व्यक्ति अपने जो कारण हैं और सब चीज़ों को दिल में लिए हुए ही प्रस्थान कर जाता है। वो नहीं चाहता है कि क्या कारण है इसके पीछे, इसको दुनिया जाने। तो इसलिए वो नहीं चाहता कि हमको लोग जाने कि इस कारण से हमने आत्महत्या की है। अगली बात कि FIR, जो मैं बार बार कहता हूँ कि ये भी एक जान गई है, हत्या से नहीं गई, आत्महत्या से गई। हत्या में तो इतनी पैरवी, इतनी FIR, इतनी विवेचना, कोर्ट कचहरी, ट्रायल, सज़ा, छूटना, ये सब आत्महत्या में कुछ नहीं। 47% केसेस में FIR ही नहीं दर्ज हुई है, यानी किसी तरह की कोई जांच नहीं हुई है। आत्महत्या के कारणों की भी जांच नहीं हुई है। 53% केसेस में जो जांच हुई है, अगर लड़की ने आत्महत्या की है तो घर वाले लिखा देते हैं कि फ़लाँ से इसके संबंध थे और फ़लाँ ऐसा हो गया तो उसने इसको सुसाइड करने के लिए उकसाया, या अपने किसी दुश्मन को लिखा देते हैं कि कल उसके डांटने से इतना क्षुब्ध हो गई थी कि इसने आत्महत्या कर ली। किसी को भी इस तरह से एक बनावटी चीज़ बना के लिखा देते हैं। लेकिन 47% केसेस में आत्महत्या के कोई FIR दर्ज नहीं हुई है इन 297 केसेस में। बहुत ही गंभीर बात है। ये सबको चिंतन करना होगा कि आखिर इसके कारण पर कौन दोषी है इसके लिए। और जब तक दोषी सामने नहीं आएगा, लोग जानेंगे नहीं, तो लोग डरेंगे क्यों। जो आत्महत्या करने वाला है उसने तो, उसके सारे रास्ते बंद थे, उसे कोई रास्ता नहीं सुझाई दिया और उसने आत्महत्या कर ली। चाहे वो परिवार से परेशान किया गया हो, चाहे सोसाइटी से परेशान किया गया हो, चाहे सोसाइटी के डर से उसने ऐसा कर लिया हो। खासकर प्रेम विवाह के संबंध में, जब दो अलग अलग जाति, दो अलग अलग धर्म, दो अलग अलग गोत्र, दो अलग अलग क्षेत्र, इस लड़का लड़की के बीच प्रेम संबंध होते हैं,
और मजबूरी में दोनों को सुसाइड करना पड़ता है, तो उसके लिए तो शुद्ध रूप से वो परिवार या वो समाज दोषी होता है। तो आखिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तय होगी? ये इस नौजवान पीढ़ी की जो ये जान जा रही है, ये आखिर कब इससे उसको निजात मिलेगी? कौन सा फोरम ऐसा है जहाँ वो अपनी बात को कह सके कि साहब मेरे साथ ये दिक्कत है, और उसे इस बात के लिए न प्रताड़ित किया जाए कि तुमने ऐसा क्यों बता दिया। कुछ तो करना होगा, सब लोग मिल बैठेंगे, सब लोग राय बनाएंगे तो कुछ न कुछ होगा। हालांकि मैं बहुत दिन से इस बात को कह रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब ये हमको ऐसा लगता है कि जब कोई बड़ी घटना जो बम्बई में भी हुई है उस तरह की कोई हो तो शायद हमारे जो कानूनविद लोग हैं वो इस पर कोई अपने सुझाव दें या कभी कोई इस पर अमल किया जाए। एक और डाटा आया कि इसमें 40% लोग इस पूरे 297 में विवाहित थे और 60% लोग 60% लोग अविवाहित थे, लड़के थे या लड़की थी। बात तो ये खैर कुछ समझ में आती है, जो अविवाहित हैं किन्हीं कारणों से, नौकरी न लगने का कारण, प्रेम प्रसंग में असफल होने का कारण ये हो सकता है। विवाहित लोगों में ये संख्या ज़रूरत से ज़्यादा है, ये 40% है। नेचुरली ये या तो पति पत्नी के तनाव की वजह से होगा या कोई और पारिवारिक तनाव की वजह से होना चाहिए। तो ये आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, आपके केवल विचार के लिए, केवल जिसको कहते हैं कि दिमाग पे जोर डालें, शायद कुछ इसका निकले, कोई निवारण इसका निकले। लेकिन ये संख्या हत्याओं की संख्या से अधिक है। अभी मैंने अपने बरेली रेंज में भी ये संख्याएं इकट्ठा की हैं। ये संख्याएं इतनी ज़्यादा हैं इस बार फरवरी से, यानी लॉकडाउन के पीरियड में, कि ये लगभग इस पीरियड में हत्या से गई हुई जान का 2 गुना है। क्या हो गया है हमको, हमारी नौजवान पीढ़ी को, हमारी सोसाइटी को, हमारे आसपास रहने वाले लोगों को? कौन से कारण हैं? हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? हम क्यों नहीं ऐसे यंगस्टर्स को, इन लोगों को सही दिशा दे पा रहे हैं कि वो एक अंधे कुएं में जाने को तैयार है? तो ये सब विचारणीय विषय हैं बहुत। आज ये 150वां हमारा अंक था और सीज़न 3 का अंतिम अंक था। कल से मैं अपनी अगली पोस्टिंग, यहाँ से मैं एसएसपी लखनऊ से कुछ दिन के लिए अटैच हुआ था डीजी ऑफिस में। यहाँ मेरा ट्रांसफ़र भी बहुत ही विषम परिस्थितियों में हुआ था। इसका जिक्र मैं अवकाश प्राप्त होने के बाद ही करूँगा, क्योंकि जिन अधिकारी ने ऐसा किया था, या अगर आप गूगल पे जाना चाहें तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे, क्यों मेरा ट्रांसफ़र हुआ था और कौन से बड़े अधिकारी थे जिनकी एक जिद की वजह से। सब है, सारे अखबारों में सारे समाचार पत्रों में है, गूगल में है। बहुत से समय आया था कि क्यों ट्रांसफ़र हुआ, आप गूगल में सर्च करेंगे। लेकिन मैं बताऊंगा ज़रूर, कुछ ऐसी इंसिडेंट हैं जिनको मैं सर्विस में रहते हुए नहीं कह सकता, मुझे कहना भी नहीं चाहिए किसी भी फोर्स के लिए, उचित नहीं है। तो वो मैं जब मैं मुक्त हो जाऊंगा इस विभाग से, उसके बाद मैं ज़रूर आप लोगों के संज्ञान में, आप लोगों के समक्ष पिछले जो ढेर सारी मेरी पोस्टिंग्स हैं सब में 1 या 2 ऐसे, इसके लिए बार बार लोगों ने हमसे कहा भी है कि कुछ ऐसे बड़ी घटनाओं के बारे में भी बताइए जो आपके साथ घटी हों, जिसका आपने उल्लेख नहीं किया है। तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी चूँकि मैंने ये सब पूरी प्रोसेस लॉकडाउन में खाली समय को इस्तेमाल करने के लिए शुरू की थी। अगर ये लॉकडाउन न हुआ होता तो ये सब बहुत मुश्किल था, ये सब अवकाश प्राप्त होने के बाद ही मैं कर पाता। तो ये समय का सदुपयोग हुआ। तो ऐसे में मैं उन चीज़ों का भी कतई जिक्र नहीं करूँगा जो मुझे सेवा में रहते हुए नहीं करनी चाहिए। तो आज ये हमारे सीज़न 3 का अंतिम 150वां पार्ट हुआ। कल से मैं कुछ दिन के लिए डीजी ऑफिस अटैच हुआ, फिर कुछ दिन के लिए मैं सेल्स टैक्स में 3 या 4 दिन के लिए रहा, फिर मैं अपनी जगह पर, अपनी प्रिय जगह पर एटीएस में आ गया। एटीएस में भी करीब 1.5-2 महीने रहा होऊंगा। वहाँ से मैं एसएसपी अलीगढ़ पोस्ट हो गया था। लेकिन उस 1-1.5-2 महीने में बहुत इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए थे एटीएस में, टेररिज्म से रिलेटेड,
2-3 इंसिडेंट्स का उसका जिक्र करने के बाद में अलीगढ़ और उसके बाद मेरठ ज़िलों की क्राइम की इसी तरह की घटनाओं के बारे में आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।